चलो, दो शब्द, सोशल क्लास एंड स्टेटस। समाज में आप किस पद पे, किस क्लास में रह रहे हो, किस वर्ग में रह रहे हो और आपका स्टेटस क्या है। चाहे कोई भी वक्त हो, हमेशा ये एग्जिस्ट रहेगा, हमेशा मान्य रहेगी ये बात, है ना। तो जबकि सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखें इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, तो विक्टोरियन एज में ये एक जहर के जैसे था। इस बात को मेंशन कर देना कि इतना ज्यादा था कि क्या ही बोले। अ, बड़े छोटे का भेद बहुत था। हमेशा बड़े हमेशा नोचते थे नीचे वालों को। इतनी फैक्ट्री बनाई उनने, इतने वर्कर्स ठूस से 12-12 घंटे काम करा रहे, 16-16 घंटे काम करा रहे। सोने के नाम पे फैक्ट्री में कह देते कि फैक्ट्री में सो जाओ, सुबह उठकर फिर काम पे लग जाओ। मतलब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कुछ भी करवा रहे लोगों से, किसी भी चीज पे नहीं। अब तो ऐसे समझ लो कि जैसे हम अपने यहाँ भी बैठ के पढ़ रहे, ठीक है। अभी जैसे गवर्नमेंट जॉब में अपन देखते हैं कि 8 घंटे का नियम है, ओके ठीक है। देखिए हाँ, नियम ये है कि तुम्हें तो पूरे 16 घंटे करना पड़ेगा। यार क्या नियम है? नियम है। अभी जैसे इंडिया में देखो, आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा। अपन एग्री भी करते हैं क्योंकि अपन वो भोगते आ रहा है। भाई फॉरेन कंट्रीज में 5 दिन का नियम है। एक दिन आप घूमने के लिए रखो, एक दिन घर के काम के लिए रखो। देखो, अब सुन के अपने को लगता है कि नहीं, ये नियम ऐसे भी होते हैं। 5 दिन काम करो, एक दिन रेस्ट और एक दिन घूमो, है। अपन तो भाई यही भोगते आ रहा है कि भाई ये 6 दिन काम करना है। और कभी कभी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये हो जाता है कि भाई ये इतवार के दिन आ भी जाओ। और कलेक्टर की ड्यूटी तो ऐसी होती है कि अपन कहते हैं इतनी पावर जरूर इसके पास। पता चला कि यहाँ रात में 12 बजे तूफान चल जाए, भैया की 12 बजे लगी नींद, 2 बजे तो वहां से फोन आ गया कि मैडम कल आज बारिश बहुत तेज हो गई है, कल सुबह स्कूलों को बंद करने के लिए लेटर डालना है। तो बेकी है और टाइप कर दो, जाओ साइन कर दे रहे। ठीक, तू तू पढ़ा है नहीं, बताओ। ऑपरेटर भी उतने समय जा है, हो मैडम साइड पे। सुबह टीचर्स उठ कर देख रहे कि हाँ भैया 3 दिन से बारिश हो रही है, तो डला ही होगा लेटर। देखा, थैंक गॉड। आसान कुछ नहीं होता। हैरी पॉटर मूवी में ये बात बहुत अच्छे से बोले कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। तो मूवीज में भी अच्छे अच्छे कोट रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ महान व्यक्ति ही कह गए हैं। बाबा रणछोड़ दास जैसे लोग भी अच्छी बातें कह गए हैं। मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी, मिल जाएगी। हमें इतनी पसंद थी कि हमने उसकी राइटर का ही पेंटिंग बनाई है, कलर्ड में, जेके रोलिंग। लिटरेचर में फेमस नॉवेल है, समझ गए, लिटरेचर का अपना बहुत फेमस नॉवेल है, 7 पार्ट्स में बनी है। लिटरेचर बारे को तो हर बुक की कहानी पता होनी चाहिए, तो कुछ बचे ही ना। दे देंगे हम उसकी भी लिंक, है ना, हमें मिलेगी, करेंगे फिर। तो बस टेलीग्राम पे दुनिया भर का मिलेगा। ठीक, तो सोशल क्लास का जहर हमने देख लिया। नाउ द नोवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ सोशल क्लास एंड स्टेटस। द बास्करविल स्टेट द एम्ब्लेमेटिक ऑफ वेल्थ एंड एरिस्टोक्रेसी। मतलब एम्ब्लेमेटिक मतलब एक प्रकार का सिंबल्स, वेल्थ एंड एरिस्टोक्रेसी। तो बास्करविल उस एरिया का एक सिंबल था कि लोगों के पास ताकत और रईस लोग रहते थे। Yet the character reflect the different societal position and their inherent challenge। हमारा जो मेन जिस जिस फैमिली को मारा जाता है, बास्करविल फैमिली, वो एक रईस फैमिली होती है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, जिसके जो इनहेरेंट जो होते हैं ना, उनको लगातार मारा ही जा रहा था एक एक करके। कोई पूर्व इनका जिंदा नहीं रहना चाहिए ताकि इनकी संपत्ति जो हड़पना चाह रहे उन्हें मिले। फिर इसमें देखें, द हेनली बास्करविल रिटर्न टू अ fading legacy highlights shift in the social standing and the power dynamics।
फिर सर हैंडी वापस आते हैं, मतलब कब आता है हैंडी? जब उसके घर में एक डेथ हो जाती है, तो अब ये उसका वारिस बनता है। तो ये अपनी पावर और जो है ना लेगेसी होती है उसको हाईलाइट करता है ना, और सोशल स्टैंड्स लेता है, सामाजिक जो रूल्स रेगुलेशन होता है, और अपनी ताकत को अलग अलग नजरियों में अलग अलग तरीके से शो करता है। वाइल्ड कैरेक्टर लाइक जैक, अब ये जैक कौन? अपना विलन है ना, स्टेपल्टन, रिप्रेजेंट द इमर्जिंग मिडिल क्लास। ये एक मिडिल क्लास है, इसको चाहिए पैसा। सीकिंग अपवर्ड मोबिलिटी थ्रू डिसीव, धोखे के द्वारा, है ना। लेकिन कैसे पैसा प्राप्त करता है वो? धोखे से। धोखे से कैसे? मतलब निपटा निपटा के सबको। इसकी जो बोलते हैं बहन होती है कि मंगेतर होती है? नहीं, बहन होती है, जिसको कि अपनी मंगेतर बताता है हैंडी से। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ बताता है, हमें याद नहीं यार। हाँ हाँ, वाइफ होती है तो उसको बहन बताता है ना। ये लोग मिलके दुनिया भर को चूना लगाते हैं। और वो जो लेडी होती है ना, मतलब ये जो इसकी जो वाइफ होती है, तो उसको भी दबा के रखता है ना। हाँ हाँ, डोमिनेंस बना के रखता है। बड़ा घटिया किस्म का इंसान बताया है जैक को। फिर देख ले, आइसोलेशन है लोनलीनेस। आइसोलेशन मतलब होता है एकांत, और लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन। कुछ अंतर ला रहा है समझ में एकांत और अकेलापन में, है ना। जैसे कुछ लोग आइसोलेटेड रहते हैं, एकांत में रहते, कुछ लोग लोनली रहते हैं। लोनली मतलब दूसरों के बीच में रह के भी अकेला ही होना। हाँ, अकेला। अकेला वो कब के लिए यूज होता है? जब हम फिजिकली लोगों से इंटरेक्शन ना करें, अकेला। लोनलीनेस कब यूज होता है? जब हम मन से ही अब टूट चुके हो, अंदर ही अंदर अकेले अकेला फील हो। और आइसोलेशन क्या होता है? दुनियादारी को छोड़ छाड़ के एकांत। मतलब एकांत भी मुझ के प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एकांतपन। ठीक है, कोई तन्नक एकांत में रेत, कोई ज्यादा रेत, कोई भयंकर ही रेत, कछु तो भूल ही जात। तो आइसोलेटेड जो सिचुएशन है ये बाबा लोगों के लिए होती है वैसे, है ना। दुनियादारी छोड़, हाँ अच्छा जीवन होता है, लेकिन कभी कभी लगता है ना, शारीरिक मोह बस ना हो आपको, है ना। अगर आपको शारीरिक मोह है तो फिर नहीं है। हमें डर लगता है एक बात का, हम 8th से लेके 9th 10th तक हम में कछु भूत भूत ही लग गए थे, समझ लो। हमें हमें ये भूत चढ़ा था कि यार हमें तो आश्रम जाना है। और उस समय कोई रास्ता मिल गया होता, तो आज कोई न कोई संत बने घूम रहे होते। सही में भयंकर तीव्र इच्छा थी हमारी। हम अक्सर संतों के पंडालों में जाया करते थे, और रास्ता देखते थे कि कैसे भी चलो जाए और मौका मिल जाए। बड़े हताश से हो गए थे, भगवे की पड़ी थी घर से। जल्दी से जल्दी कोई अगर एक बार मिल बस जाए ना तो मजा आ जाएगा। सही, बिल्कुल सेम हमारे तीनों के तीनों फ्रेंड थे ना, तीन ही सोचते थे हम, तीन ही बार बात। ठीक। तो हमने हॉस्टल का ट्राई किया, 9th में हम नरसिंहपुर एक्सीलेंस गए थे। हमें घर ही से तो भागना था, नरसिंहपुर गए थे, हमने एक्सीलेंस में फॉर्म भरा था, नहीं हुआ था। बहुत ट्राई किया, यहाँ के हॉस्टल में गए थे करेली वाले, वहां भी नहीं हुआ। हमने कहा जल्दी से जल्दी कोई अगर मिल जाए ना कोई संत, और हमें रख ले साथ में, निकल जाएंगे हम तो। लगाना तो मिल गया था, तो मिल गया तो आज वो है। ठीक है। और एक था कि जो मर्चेंट नेवी में निकल गया था, मैं काम करने के लिए चला गया था।
वो भी भाग गया, तो सब दो ही भाग गए थे, हम अकेले रह गए। कि हरामखोर सब तुम सेट हो गए, हमें छोड़ गए हैं। बहुत मजा आ रहा था, धक्का छोड़ गए थे कि जो होगा ठीक होगा। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट रहे हैं। ऐसे थोड़ी शांत बैठते थे, तूफान मचा रहता था हम लोगों में, तो एडवेंचर होते ही रहते थे रोज। कभी खचा में घुस गए, है ना, कहूँ कीचड़ में लोट पीट हो गए, कहूँ पेंट फाड़ के आ गए। पर स्कूल से पेंट यहाँ से फाड़ के आए थे है ना इतना सिला होता था ना पेंट, क्या बता दे। उसी को मतलब उसके धागे निकल जाते थे दूसरी जगह से सिलने पे भी, और टाइट हो जाता था, ढीला पेंट टाइट हो जाता था बिल्कुल, और फटता था वो। घर वाले कहते कि साल भर चलने चाहिए, एक साल को खा गई पेंट, एक साल नहीं चलो ना। तो वही प्रवृत्ति आज बनी रहती है, कपड़े फेंकने, कपड़े अलग करने की इच्छा नहीं होती। एक पेंट साल भर अगर नहीं पहनो ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं, टटरी वीर वीर फाड़ आते हो अभी भी वो पेंट किसी न किसी तकिए में मुड़ी से भरे होंगे अच्छे थे, मेमोरीज है वो। आइसोलेशन फील करता है एक बंदा कभी ने। अच्छे संत बनते हैं। देखो, हाँ, आ जाए। आइसोलेशन इज रिकरिंग थीम, मतलब आइसोलेशन एक इसमें जो स्थित एक थीम है, पर्टिकुलरली थ्रू द सेटिंग ऑफ आइसोलेटेड मूर। मूर याद नहीं आ रहा यार हमें। एंड द नैरेटिव ऑफ द बास्करविल फैमिली, इसका नैरेटिव कौन है? बास्करविल फैमिली। ठीक, हेनरी सुनाता है शायद कहानी ये। कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस फिजिकल एंड द इमोशनल सॉलिट्यूड, मतलब फिजिकली और इमोशनली। सॉलिट्यूड शायद स्टेट ऑफ माइंड, है ना। एपिटोमाइज, ये भी देख लेना भैया। एंड द ब्लीक एंड द हॉस्टाइल इन्वायरमेंट, तीनों देख लो अच्छे। हम्म, तो एपिटोमाइज क्या था? हाँ, तो यहाँ पे ब्लीक, और ब्लीक क्या था? तो यहाँ पे जो एकांत था, है ना, और जो कहते हैं ना बेरंगपन, मतलब एकदम बुरा सा माहौल। ठीक है तो हाँ, मतलब एक गंदा सा माहौल बना हुआ था, हर कोई किसी का, एक दूसरे का दुश्मन शत्रु, लगे एक दूसरे को मारने पीटने में। सिंपल सी कहानी। द स्टोरी हाईलाइट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आइसोलेशन, ये कहानी हाईलाइट करती है साइकोलॉजिकल इफेक्ट को एकांतपन के। फॉस्टरिंग फियर, फॉस्टरिंग क्या था यार, हम देख चुके हैं तो, कई बार आ गया, बहुत बार में ही होती है भैया ये, को बढ़ावा देना, कल ही देखा था। तो ये जो कहानी है ना, इस कहानी के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो, देखो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ, हाँ, मतलब ये कहानी किन किन चीजों को बढ़ा देती है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एकांतपन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट को, है ना, डर को, और वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब, है ना, बुरी हरकतें। हाँ, भेदता, हाँ, अरे मतलब भेद, दूसरों को मूर्ख बनाना, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, तो वही वल्नरेबिलिटी विद इन द कैरेक्टर्स, एक दूसरे के लिए वो हमेशा मारने के उसमें रहते हैं। एज दे कन्फ्रंट बोथ द लिटरल एंड द मेटाफरिकल हाउंड ऑफ डिस्पेयर, मतलब एक तो शाब्दिक रूप से आपको वहां पे हाउंड मिलता है, और एक मेटाफोरिकल, मतलब कुत्ते के रूप में नहीं, इंसान के रूप में
भेड़िए रहते हैं, समझ गए? मेटाफोरिकल मतलब अ, इंसान के रूप में भेड़िए रहते हैं, जो है तो इंसान लेकिन हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये बोला गया है ना। मेटाफोरिकल हाउंड मतलब सिर्फ सांकेतिक रूप से कुत्ते होना, पर कहते ना बड़ा कुत्ता है जो, है ना। हालांकि तुम लोग कुतिया बोल देते हो, है ना, कि बहुत बड़ी कुतिया है ना। कभी कभी मेघा में हमको बोल देते होगे मैनेजमेंट में, ठीक है, तो चलता है। टीचरों के लिए कभी गालियां नहीं लगती, वे प्रोटेक्टेड रहते हैं हमेशा, है ना, हमेशा। हमें कहीं सूट के हाथ हुई आके तो के थी का घटिया। नहीं वही है, देखो टीचरों के सम्मान कब जगह थे, वह क्लास से निकलने के बाद, जब तक जीवन रहेगा दोनों का साथ में, एकदम कट्टर शत्रु, चलो मार गए। सहनशील बनो, सहनसा बनो, सहनसा, सहनसा वो होता है जो हमेशा सहन करता रहता है। चलो, अब कितने कैरेक्टर्स हैं उनको देख लें कौन कौन है। तो हमारे मेन लीड कैरेक्टर शर्लॉक होम्स भैया। शर्लॉक होम्स इज द क्वाइट एसेंशियल डिटेक्टिव, एक बहुत ही उत्कृष्ट सर्व बहुत हाई लेवल का डिटेक्टिव था, नोन फॉर हिज कीन ऑब्जर्वेशन, अपने बारीक और तीक्ष्ण ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्टिव रीजनिंग, और चीजों को घटा के देखने वाली रीजनिंग के लिए जाना जाता था, ठीक। इन द हाउंड ऑफ बॉस्करविल ही embodies intellectual prowess as he will reveal the mystery of surrounding the Baskerville estate। बास्करविल estate की जो सीक्रेट्स थे या जो मिस्ट्री थी वो उसको क्या करता है, रिवील करता है। होम्स सर्व्स नॉट ओनली एज अ इन्वेस्टिगेटर, वो एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में ही सिर्फ सर्व नहीं करता, अपनी सेवा देता है, बट ऑल्सो एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ विक्टोरियन आइडियल ब्लेंडिंग साइंस एंड लॉजिक। उस समय जो आइडिया थे, जो ब्लेंडिंग थी साइंस और लॉजिक की, उसको रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा कि जितना ज्यादा स्लेवरी नीचपन विक्टोरियन एज में था, उसी के दूसरे तरफ साइंस और लॉजिक भी काम कर रहा था। अगर फैक्ट्रियों में वर्कर काम कर रहे हैं तो फैक्ट्रियों में मशीनें हैं, और अगर मशीनें हैं तो मशीनों को बनाया गया है ना साइंस का यूज करके ना? तो ये जो साइंस है उस समय बहुत हाई लेवल पे थी। इवन खुद हमारे राइटर भी डॉक्टर ही थे, लेकिन एक जासूस के जैसा सोचते होंगे, सोचो। अच्छे गोल चेहरे वाले थे कानन डायल, गोल चेहरा, मूछ है, हाइट, देखा है उनको, ठीक। फिर देख लें, हिज कैरेक्टर इज द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंसान की समझ की जो बाउंड्रीज होती हैं उनको चैलेंज करता है, हाईलाइटिंग द टेंशन, और जो दिक्कतें होती हैं उनको हाईलाइट करता है, बिटवीन द रैशनैलिटी एंड द इरेशनल फियर दैट प्लेग एंड कैरेक्टर। प्लेग मतलब उस समय का जो बीमारी का जो डर था ना, और जो लोग थे उनको ये पूरा क्या करता है, अरे बीमारी उस समय, अब तो टीका लग जाता अपन पैदा ही होते हैं। अपने टाइम पे तो अपन ही तो पता ही नहीं है, अपने कहा जब अपन छोटे थे तो ऐसे पकड़ के सीधो धर के अच्छे से इतने इतने इंजेक्शन लगे हैं कि वाला पता ही नहीं चले कहाँ कहाँ मार दे, खट खट लाओ पकड़ो चपेटो दे दो, अब इंजेक्शन हो गया। वैक्सीन, वैक्सीन को पता है ना कैसे काम करती है, क्या एक मेथड होता है।
आपको जो वैक्सीन लगती है ना, बेसिकली उसमें वही बैक्टीरिया होता है। हाँ, वही बीमारी का वैक्सीन। जो भी वैक्सीन लग रही है ना, उसका बैक्टीरिया ही होता लगता है आपको। अब सोचो। चलो एक छोटा सा सीन समझा देते हैं, मजा आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझ जाओगी। जैसे हमने तुमको बताया मनीषा कि तुम्हें अपने घर में अगर सुरक्षित रहना है, तो जो चोर आते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चोर एक प्रकार का होता है, तो हमें तुम्हें बताना है कि तुम्हें जैसे घर में तुम्हारे चोर आए, तो तुमको उससे कैसे प्रोटेक्ट रहना है। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, तो सारा ये बताओ हम कैसे पहचाने कि ये चोर है। फिर हम एक को पकड़ के लाएंगे, एक चोर को पकड़ेंगे, जाके अच्छा खूब धोएंगे और उसको बिल्कुल अधमरा कर दिए और लाके तुम्हारे सामने पटक देंगे, बोले ऐसा दिखता है। अब कभी ऐसा जी आज ये दिखे ना, इसको देना, समझ गए। तो तुम उसको देख के तुमने तैयारी, अब तुम जैसे तुमने उसको देखा, तुम उसके हिसाब से वेल प्रिपेयर हो गई, तुमने सारे हथियार मतियार सारी व्यवस्था कर ली। अब जब अगली बार वो घुसेगा ना तुम्हारे घर पे, तुम्हें पता है तुम तो फुल तैयार थी, तुम उसको मार पाओगी। तो वो जो हम उसको कूट के लाए थे ना, जो कूट के लाए थे, वही वैक्सीन, समझ गए। ठीक है ना। गधे उस बैक्टीरिया को अधमरा करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है उसको पहचान ले। हम अपनी बॉडी के डब्ल्यूबीसी को बताते हैं कि भैया ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका शत्रु, देख लो चाहे जब मरी हालत में, अधमरे में, है ना, अधमरी हालत में देख लो, जो फिर से आ सकता है। तो जब कभी जो आए तो तुम्हें बचाने हैं, और नहीं तो डायरेक्ट अगर तुम्हें पता नहीं है हमला डायरेक्ट करे तो तुम नहीं बचो। ये होती है। तो वही बैक्टीरिया आपके, ये चोर है, ये हरामखोर है। बहुत शानदार थ्योरी है, बिल्कुल सिंपल थ्योरी। हाँ, तो आपकी बॉडी में कोरोना का वायरस अधमरा करके डाला जाता था, ठीक है, इसलिए उस वैक्सीन से लोग मरे भी थे, कई बार ज्यादा अच्छे से नहीं मरा, अधमरा कर पाए। दो कम सुनो, दो कंपनी वैक्सीन बना रही, एक कंपनी ने उसको ज्यादा अधमरा कर दिया, एक ने उसको कम किया। अब किसी की बॉडी कितना सूट करती है और किसी का कितना करती है, कुछ पे वही हावी हो गया तो वो निपट गए, वैक्सीन। बात समझ ना। तो वैक्सीन अच्छी थी, मरे क्यों थे। पता चलो कोई के घर को घर धनी है, एक तो कमजोर है, तो वो अधमरे से नहीं जीत पाओ। वो अधमरे भी नहीं देख पा रहा हूँ, ए भैया मैं नहीं पहचानो यार कौन। बॉडी डेंसिटी। हाँ, अरे बहुत, हमने तो देखा भी था यार उसको, लाया हमने देखा था। ये लोग जब वहां पीछे पड़े थे ना, तो एक यहाँ से घुसते हुए यहाँ घुसा था। पहली बार हमने लाइव देखा था उसको, हम मानो भैया वहां हल्ला हो रहा था, हम जग गए थे, बहुत तेज चिल्ला रहे थे, तो ये नीले सुन के यहाँ बाजू से घुसा था। हाँ, नहीं नहीं, उसको आंखन देख नहीं पाते, कपड़ा कसे हुए था, अकेला भाग रहा था। फिर पीछे से देखा यार हमने, 10 मिनट बाद फौज आई, फिर हमने उनको बताया कि यहाँ यहाँ है, नहीं मिला, लेकिन तो गए थे। तो ये बाहर के कमांडोज आते हैं और हमें बचा के चले जाते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान है, जब कभी हम इंजेक्ट करते हैं बाहर के कमांडो, तो हमारे कमांडो तैयार नहीं हो पाते उससे लड़ने के लिए। इंजेक्शन लगवाना इसलिए बुरा है, फिर बीमार होगा, क्योंकि आपने खुद के मैकेनिज्म को तैयार नहीं किया। अरे हमला किया था पाकिस्तान ने, तो आप खुद से तैयार करते हैं ना, खुद से बचाने की कोशिश का। तुम हर बार रूस के सामने हाथ फैलाते रहो, कब तक बचाएगा रूस, तक बचाएगा। बिल्कुल जी, भारत है।
नहीं वो तो इंडिया की कह रहा है, ये भारत है और जो पाकिस्तान हमला करता है के लिए बचाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए तुम देखना आज मॉडर्न मेडिकल साइंस पता क्या कहती है, अवॉइड इंजेक्शन। इसलिए देखना ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से परहेज कर रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है तो थोड़ा सा वो या तो इमरजेंसी है या डॉक्टर थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, लेकिन अब अवॉइड करते हैं डॉक्टर्स। बहुत से बच्चों को तो अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल। हाँ, 8-10 साल के बच्चे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हम अनु मनु को इतनी बार ले गए, आज तक एक भी नहीं लगा अभी तक इंजेक्शन। बिल्कुल मना ही रहती है साफ। मैकेनिज्म डेवलप होने दो, ये बहुत फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी बातें हैं ये, खुद पे भी कि मैकेनिज्म को समझो। ये है अपन लोग कहाँ सर लोग होम से मेडिकल साइंस पे आए और मेडिकल से अपन बॉडी पे आ गए। कभी कभी लगता है कि बॉडी के अपन हद से ज्यादा ही चिंता करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, लेकिन सही है। इसीलिए तुम लोग पढ़ पा नहीं तो मालूम है, अगर अपन ये अपने शरीर को लेके बातें ना करते शायद तुम लोग बहुत ज्यादा बीमार भी होते। ये छोटी छोटी चीजें तुम खुद से जब अपन करते हैं ना तो बचते हैं। ये छोटी, ठीक। नाउ द लास्ट, हिज कैरेक्टर चैलेंज द बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इंसान की समझ से बाहर सोच की बात होती है, ये बंदा सोचता है इंसान की औकात से। हाईलाइट द टेंशन बिटवीन द रेशनल एंड द इरेशनल फियर। दोनों टाइप के डर, साफ दिखने वाला डर, छुपा हुआ डर। रियली गुड कैरेक्टर, ठीक है ठीक है, समझ गए पूरी कहानी। ओके, अब डॉक्टर वॉटसन बड़ा लॉयल, बड़ा साफ सुथरा किस्म का इंसान है ये सेकंड कैरेक्टर है। मेन तो हमारे होम्स हो गए, लीडिंग भी होम्स हो गए, ये सेकंड है। लेकिन बड़ा सीधा साधा इंसान है। अपना होम्स भी कई बार मालूम है इसको तंग कर देता है, परेशान, और ये बेचारा उसकी वजह से परेशान भी रहता है कि मैं इसको कब तक, साले तो उसको तब कब तक संभालेंगे। घुस जाता है जहां चाहे मरने के लिए। तो बचाता यही है। फिल्म में देखना, हमें सोचो 11 से कब से, 11 कितनी पुरानी बात है, याद है आज तक। ये बचाता है उसको कि यार ये साले मर रहे हो, चलो अब। तो डॉक्टर जॉनसन, जॉन वॉटसन, होम्स लॉयल फ्रेंड। लॉयल होता है, कॉन्फिडेंस, सर्व एज द नरेटिव ग्राउंडिंग फिगर, है ना। तो हमारा जो नरेटिव है उसके ग्राउंड फिगर पे ये बात करता है, थ्रू हिज पर्सपेक्टिव, अपने नजरिए से। रीडर्स पाते हैं इनसाइड इनटू होम्स, मतलब जो होम्स के अंदर इसको पाते हैं। मेथड व्हाइल आल्सो एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छी यहाँ पे दो थीम है, लॉयल्टी और दोस्ती। वॉटसन कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द एवरीमैन, एक हर एक इंसान के जैसे जीता है वो। हमारा होम्स तो अलग ही दुनिया में जीता है, पड़ा रहता है पियक्कड़ों जैसे, कहीं 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 कुछ, कहीं किसी ने बक दिए, मुंह फट इंसान। या तो वॉटसन कहता भाई ये तो शादी में बोलना बस बस, पहले हमको बर्बाद कर चुके हो, औरों को मत करना चाहिए। अब बुला हुआ आया है हमारे नाम से, तुम्हें हमें ले जा रहा जरूरी है। वहां जो पहुंचता है तो किसी पार्टी में तो मालूम, तो बढ़िया ऐसे हाथ करके घूमता रहेगा, देखता रहे लोग, है ना। अच्छा, जैसे किसी से बोलने के लिए होगा, पहले देखेगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के ये ऐसे, है ना, बनावटी हंसी, है ना, बनावटी एक्सप्रेशन, यस। नौटंकी, फनी कैरेक्टर, लेकिन ये नहीं पता उसके इसी फनीपन में वो रहता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है। लगता है कि सन की आदमी है, या सन की लोगों को लोग इग्नोर मार देते हैं,
और अपना काम रेगुलर रखते हैं। आप सीरियस रहोगे, आपको देख के बदल जाएंगे। सन क्यों कहेंगे वो तो है ही ऐसा, अला अपने हाथ पे पकड़ा जा रहा है, अरे वो तो है ही ऐसा, अपना काम करो। कि वो आपके काम को ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक, तो एम्बडी, एम्पैथी, सिंपैथी से ही बना है ये तो। मोरल क्लैरिटी, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग विथ होम्स, एक दूसरे का, है ना, उसके साथ ये कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम अपोजिट होना, है ना। अलूफनेस, ये सर्च करने ना, अलूफनेस मतलब वही होगा खिलखटपन। हाँ, एनी डबल एस। हाँ, उदासीन, पृथकता। न्यूट्रल मतलब हम बता रहे हैं ना, सन की टाइप, उदास बेड, उदास मतलब एकदम कोई से मतलब ही ना रखना। हर आए थे तो चले गए भाई वॉटसन के साथ। हिज डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी allows readers to witness an impact of supernatural events of the rational mind। ये हमारी जो स्टोरी है, ये सारी चीजें हमारे रीडर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। हमें समझ में आता है कि क्या ही कहानी है। ठीक, सर हेनरी बास्करविल, यस, सर हेनरी बास्करविल इज द हायर टू द बास्करविल स्टेट। तो हमारे जो हेनरी हैं, वो बास्करविल स्टेट को क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं, मतलब अपने हैंड ओवर कर लेते हैं। रिप्रेजेंट द लीनेज होप्स ऑफ फियर, है ना, ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, हेनरी बास्करविल अपने जो बास्करविल स्टेट को हायर करते हैं और रिप्रेजेंटिंग द लीनेज होप्स एंड फियर, और ये अपने परिवार और आशाओं को और डर को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये बास्करविल फैमिली से हैं। ये जो कैरेक्टर है ना, ये अपने फैमिली की लेगेसी और अपना जो बढ़ता हुआ डर है उसके लिए फेमस था। मतलब ये लोग हमेशा मौत का शिकार हो रहे थे और ये डरे डरे रहते थे कि यार कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। और उसका डर क्या था, एक हाउंड, इनको पता था कि यार हमारे यहाँ हमारी फैमिली में अब तक सभी को कुत्ता, शिकारी कुत्ते मार रहे हैं, एक शिकारी कुत्ता हमारी पूरी फैमिली को मार। ठीक, कौन, शिकारी कुत्ते के बारे में भी कुछ बताएंगे हम। थ्रू आउट द नरेटिव, नरेटिव के थ्रू सर हेनरी इनकरेज येट अ वल्नरेबल नेचर। ये देखो वल्नरेबल आ गया, क्या देखा था वल्नरेबल, वल्नरेबिलिटी देखा था ना हमने, वल्नरेबिलिटी अब भी देखा था, देखो। हाँ, अनीशा के जैसे खो गया। हम्म, वैधता। हम्म, ये वैधता है या भेदता है, देख देखो तुम, वैध, वल्नरेबल, नेगेटिव वर्ड है ये। इसका मतलब होगा असुरक्षित, वल्नरेबल पर्सनैलिटी। ये हो गया असुरक्षित, तो था भेदता मतलब भेदी, धोखेबाजी, धोखेबाजी, हाँ। ठीक, तो सर हेनरी इनकरेज येट वल्नरेबल नेचर capture the essence of the novel conflict between the traditional aristocracy and the encroaching modernity। encroaching का क्या देखा था यार अपन ने, हाँ, अतिक्रमण। अब समझो पूरा, तो
हमारे जो हैंडी है ये डरा हुआ होता है ना, खुद को असुरक्षित महसूस करता है। तो ये एक प्रकार का मतलब एसेंस कैप्चर करता है। एसेंस मतलब एक प्रकार का महसूस होना, कि जिससे नोवेल में क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है किस किस के बीच में, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी और इंक्रोचिंग मॉडर्निटी, जो बढ़ती हुई गलत तरीके से बढ़ती हुई जो आधुनिकता है ना उसमें, और जो रईस लोग हैं उसके बारे में एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। अब इस बात को सरल से समझो, हमारा हैंडी इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जो बड़े लोग होते हैं वाहियात होते हैं। ये भी बात है ना, कि बड़े लोग जो होते हैं वो वाहियात होते हैं, और जो आधुनिकता है वो हद से ज्यादा बढ़ रही है। हद से ज्यादा बढ़ना क्योंकि इनके चोचले बहुत थे, रईस लोगों के बहुत चोचले होते थे। कैसे चोचले होते थे कि पहली चीज पार्टियां करना, है ना। कुछ लोगों को कोई काम नहीं है, वो पार्टी ही करवा रहा है, हमेशा एंजॉय ही हो रहा। हाँ, अय्यासी है। तो ऐसे लोग रहते थे उस समाज में, हमेशा ही इनको कुछ भी लगे रहते थे। अब खास चीज, चलो छोड़ो हिज इंटरेक्शन। अब हिज इंटरेक्शन विथ होम्स, अब ये हैंडी का मुलाकात होती है होम्स से एंड वॉटसन से। तो ये हाईलाइट करती है थीम ऑफ आइसोलेशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द इनहेरिटेड कर्सेस। मतलब जो पीढ़ियों से जो चला आ रहा जो वो है ना, अभिशाप, है ना। तो और जो अकेलापन इनका जो रहा आ रहा है, तो ये इस चीज को इन दो थीम्स को दर्शाता है। मतलब ये लोग ऐसे ऐसे भोगा भागी करी है इनने, ठीक। मतलब ये कि उस परिवार पे श्राप ऐसा था कि सबरे कुत्ते ही खा रहा हो तो आज। अच्छा, अ, विल्ला जानते हो, विल्ला। विला वो एरिया होता है जो जंगलों के बीच में एक गांव से कस्बे जैसे होते हैं, उसको बोलते हैं विल्ला। क्या? विला, लिखते हैं विल्ले, पढ़ते हैं विला। तो बांस का विल, बांस का विला, ना, भास्कर विले पढ़ा जाता है। इसी से बनता है विलेज। भास्कर को हट दो, विलेज मतलब हमने बोला ना कस्बा। कस्बा जिसमें कुछ शहरी चीजें हों, और विलेज जहाँ पे शहरी गतिविधियां ना हो, टोटल शुद्ध ठेठ गांव, कंट्री साइड। तो विला बस्ती, जहाँ पे शहरी सुविधा जैसे एमलिया। नाम तो गांव, ठप्पा तो गांव को लगू है, लेकिन बस्ती से भी जोड़ा अपने चौराहो पड़ा था, ठीक है। बस्ती करेली में है लेकिन बस्ती से जोड़ा अपने पड़ा था। बस्ती वाले चौराहे आने में हिचकते हैं, एमलिया वाले से कहो अब ठीक आ रहे हो, ठीक। तो ये होता है विला, अपन लोग विला में रहते हैं, है ना, एमलिया विला। अब डिवाइसेस कौन कौन सी है, लिटरेरी डिवाइसेस। आज अपन 2 घंटा का जो है, हाँ क्या समझ रहे हैं, 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30। कल नहीं रहेंगे ना, कल हम कहीं जाएंगे, कल की कसर खत्म कर लेंगे, हो ही गई हुई है पता। बोला अरे निपटा दे बस, निपटा दें जल्दी जल्दी, 2 मिनट को। ये हो गया। लिटरेरी डिवाइसेस पे आ जाएं, कौन कौन सी मिल रही हैं। नंबर 1, नरेटिव स्ट्रक्चर। द नोवेल एम्प्लॉयज एन intricate narrative structure that merges first person and third person perspective। ये बात नोट डाउन करके रख लेना भैया, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इसमें यूज है ना, दोनों ही पर्सन का यूज हुआ है। मतलब जो आई वर्ड का भी यूज होगा, है ना, और ही का भी यूज हुआ होगा, ही सी इट दे, ये हुआ होगा थर्ड पर्सन। डॉक्टर वॉटसन्स डॉक्टर वॉटसन्स journals entire provide the personal viewpoint, allowing readers to connect deeply with his thought and the
experience. Additionally, the story unfolds the deliberate pacing, alternative between explore the action and the gradually building tension and the mystery happens. कहने का मतलब हमारे जो वॉटसन है वो क्या है जर्नल पब्लिश कराते थे और उसमें अपनी जो भी रिसर्च होती थी या अपना जो भी काम होता था ना वो उसमें शो कराते थे ठीक मतलब होम्स जो भी कुछ क्रिएटिव कर रहा है वो अपने जो भी उसकी खोज हो रही है उसको डॉक्टर वॉटसन क्या करता था जर्नल्स में पब्लिश करवाता था और स्टोरीज को बताता था है ना और बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी एक्सपोजिशन एक्शन ग्रेजुअली बिल्डिंग टेंशन टेंशन बनना उसका सॉल्व होना सारी चीजें है ना मिस्ट्री डीपन्स और जो मिस्ट्रीज होती थी उनकी गहराइयों को बताना द स्ट्रक्चर एनहांस द सस्पेंस एंड द एंगेजमेंट ऑफ द रीडर स्ट्रक्चर ओके तो ये जो स्ट्रक्चर है इनहेंस द सस्पेंस किस चीज को बढ़ाता है सस्पेंस एंड द एंगेजमेंट ऑफ द रीडर रीडर को जोड़ के रखता है ना अंदाज तो अपन देखो अपन ने तो वाइस को पढ़ा नहीं है बस अपन ने मूवी देखी है तो ये बात तो सही है कि अगर जो व्यक्ति जैसे आप इसको हिंदी में पढ़ते ना अपन सही में जोड़ के रख लेती है ऐसे वर्क का हो है वो फिर तो बेकार आदमी है हालांकि सरलोक होम्स की कहानी हमने हिंदी में पढ़ ली हमें याद है बिल्कुल जोड़ के रखता है ऑनेस्टली हाँ बुक पढ़ ली हमने कहाँ तक हमें मिल सकती है भैया मिल जाएगी तो जासूसी कहानियों की जो हाँ बुक्स होंगी ना एक जोनरा होता है लाइब्रेरीज में क्या पता कुछ में है नहीं हाँ जासूसी नोवेल तो सबसे पहले ये मिल जाएगी जासूसी कहानियों में हाँ हम बता रहे कहाँ मिलेगी ये जो अपना मुसरान वाचनालय था ना नरसिंहपुर का मुसरान अंग्रेजों के जमाने को एक वाचनालय था पहले पूरी पुरानी किताबें तो मैं पढ़ा उसमें यही था ये बिल्कुल जगन्नाथ से बाहर निकलते हैं ना मेन रोड पे आते हैं मेन रोड से आके फ्रूट्स की दुकानों के पीछे अभी टूट के वो कहीं ट्रांसफर तो हुआ होगा मिट नहीं सकता सरकारी था वहां पे आपकी मंथली 5 रुपए फीस लगती थी आओ पढ़ो 5 रुपए सरकारी था तो चार्ज भी लगेगा मिल जाएगा मुसरान वाचनालय पूछना किसी से कि भैया यहाँ था ये कहाँ चला गया वहां मिलेंगी हमने बहुत कुछ पढ़ा है उधर जब कभी हमें हम लोग ट्रेन चूक जाते ना हम वहीं से लौट के आते थे और देखो 10 रुपए क्या करते थे 10 रुपए लगते थे बस से करेली आने में हम कहते आए हैं स्टेशन चले गए पैदल ही गए थे पैदल ही वापस आए फिर कहते कि जी 10 भैया तो खर्च न करिए काम कर ले 5 को समोसा लाओ अच्छी खूब सारी चटनी ठीक है अफर गए फिर 2-3 घंटा अब कहेंगे अब यहाँ बैठे 5 बजे तक 4 बजे तक 4 बजे तक अच्छा बैठा और पढ़ा उसके बाद फिर हम कहते अब चलो फिर से स्टेशन स्टेशन पहुंचते थे 5:23 पे गाड़ी आती 7 बजे गोल्डन डे जरूरत साइकिल से ये दोनों चीजें होती थी या तो स्टेशन से पैदल आ जाओ चाहे तेज चले जाओ दो ही बात सेम लगाती हैं ज्यादातर हम अकेले चले जाते थे थोड़े से जिनके पास खर्च पानी होता था तो वो नकते थे 10 रुपया के पीछे कहाँ रो रही भी लगे कर रो 10 रुपया हट चित्त भैया सिंपल सा साइंस था मजा आता था लेकिन देखो कितना पढ़ लेते थे मजबूरी में भी हो ही पढ़ाई कछू क्या समय का सदुपयोग होने से आते हैं ठीक
नेक्स्ट है सिंबोलिज्म इज द इंटीग्रल टू द नैरेटिव। कहने का मतलब मौलिक छुपा हुआ ज्ञान उसमें शामिल है। अदर सिंबल्स और कौन कौन सिंबल सच एज बास्केट सिट इन द फॉग, सीट है फॉग, ये दो चीजें भी सिंबलाइज करती हैं इलिस्ट्रेट थीम ऑफ मिस्ट्री। सही है, फॉग से फीलिंग आती है, परफ्यूम आता है, ठीक है। और क्या चल रहा है? बहुत बहुत नाटक होते थे हम लोग के, कोई से पूछो और क्या चल रहा है, फॉग ही चल रहा हो यार, लेकिन तुम चला रहे तो चल रहा हो, हमारे तो काम चल रहा हो। मिस्ट्री एंड द ब्लड लाइन बिटवीन रियलिटी एंड सुपरस्टिशन, वास्तविकता और सुपरस्टिशन मतलब हुआ एकदम है ना, उनके बीच में ब्लर थी लाइन। दीज एलिमेंट्स एंड ये सारे एलिमेंट किस चीज को बढ़ावा देते हैं, टेक्स्ट इनवाइट डीपर इंटरप्रिटेशन, मतलब एक गहरा इंटरप्रिटेशन समझ में आता है, क्योंकि जिस चीज को आप अच्छे से सोच सोच के पढ़ोगे ना वो दिमाग पे ज्यादा दिन तक छपी रहेगी, है ना। ये चीज आप टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब सीन में मजा तभी आएगा जब कोई ना कोई क्लाइमेक्स आए कहानी में। विलेन जितना खतरनाक होगा ना उतनी शानदार होती है, ठीक। अभी इस समय हम एक मूवी देख रहे हैं शमशेरा, वो एक हिस्ट्री पे बेस्ड मूवी है, में ये बता गया है हमारे इंडियन हिस्ट्री पे, एक खमेर ट्राइब थी, खमेर कितना अत्याचार हुआ उनके साथ, उनने अंग्रेजों से लड़ाई करी। एक ऐसा हीरो जो अपने चार्मिंग लुक्स के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें खूंखार बताया रणबीर कपूर, मार लो एकदम राक्षस जैसे। विलेन है संजय दत्त, वो तो जमता ही है विलेन, इतना बड़ा टीका लगा होता है, अंग्रेजों के ब्रिटिशर की ड्रेस पहने होता है, ये व्हाइट और ये रेड, और इतनी बड़ी चोटी, ब्राह्मण, शुद्ध सिंह, दरोगा, पुलिस वाला विलेन संजय दत्त, और चौड़ा, खूंखार, कटमट लगे एकदम खतरनाक सा। वो तुमने देखी, हम बता रहे कौन सी, वो तुमने अलाउद्दीन खिलजी वाली देखी, पद्मावत, ऐसा है, ठीक है, वो हिस्ट्री पे बेस्ड है। हाँ, पेपर आ रहे हैं तुम्हें सजेस्ट नहीं करेंगे, बता देते, ठीक है, ओके, फिर देख लें दीज एलिमेंट, हाँ ठीक है ना, तो देख लें फॉर शैडोइंग, ये वर्ड दोबारा आया, कल ही इसका मीनिंग अपन देख रहे थे, फॉर शैडोइंग मतलब पूर्वाभास, ठीक है, मतलब शैडो मतलब होता है आभा, और फॉर मतलब होता है पहले, पूर्वाभा, ठीक। अनीसा, फॉर शैडोइंग प्ले अ क्रूशियल रोल, मतलब कहानी में पूर्वानुमान एक महत्वपूर्ण रोल करता है डेवलपिंग सस्पेंस, सस्पेंस बनाने में थ्रू आउट द नोवेल, इस पूरी नोवेल में, ठीक। पूरी नोवेल में सस्पेंस बनाने के लिए पूर्वाभास एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सबटल क्लू, कुछ सूक्ष्म क्लू मिलते हैं, बारीक बारीक क्लू, यहाँ पे जटिल नहीं लेंगे हम इसको, बारीक क्लू, छोटी छोटी हिंट, धूल, पेंसिल, स्ट्रिंग, लाइक द इनिशियल साइटिंग, मतलब ये इंपॉर्टेंट होती है, ऑफ द हाउंड, यहाँ पे हम बात करेंगे हाउंड की, तो हाउंड के लिए ये पता चलता है कि उसकी साइटिंग कहाँ है, मतलब वो कहाँ पे हो सकता है। द ओमिनस वार्निंग, मतलब क्या था यार, हाँ, ओमिनस वार्निंग मतलब खतरे की जो वार्निंग है गिवन दो टू सर हैंडी, और हमारे लिए जो क्लूज दिए जाते हैं कि खतरा कहाँ हो सकता है,
बिल्ड एंटीसिपेशन, इससे संभावनाएं बनती हैं फ्यूचर के इवेंट्स की। और एटमॉस्फेयर, डर का माहौल बनता है। और फिर जो चीजें होती हैं, जो डर है मतलब खतरा जो है वो क्रिएट होता है। इंगेजिंग रीडर, जो हमको रीडर्स को इंगेज करके रखता है। प्रॉम्प्टिंग रीडर, जिससे क्या बनता है, द कंसीडर द अर्लियर चैप्टर ऑफ द प्लॉट अनफोल्ड, तो जिससे कि परिस्थिति क्या बनती है कि हमारा प्लॉट अनफोल्ड होता है, हमें कहानी समझ में आती है और आखिरी में अपने को आनंद मिलता है कि वाह भैया मजा आ गया। ठीक, ओके। अब देख रहे हैं क्रिटिकल रिसेप्शन। हाउ मच स्लाइड्स वर लेफ्ट, इज टू स्ट्रॉन्ग। चलो एक काम कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा अपन एक स्लाइड स्किप कर दें कि लेकिन फोटो आपको रहेगी हमेशा मौजूद। हम इसको रुक जाओ शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में समझाते हैं ना। क्रिटिकल रिसेप्शन में क्या है कि जब ये रिलीज हुआ था है ना, तो बहुत बड़े रूप में इसकी डिमांड थी। ठीक, किसकी, इस नॉवेल की। किस वजह से, मतलब लोगों का जो इंटरेस्ट था वो किसके लिए था, होम्स के लिए। जो क्रिटिक्स है वो किस चीज को प्रेस करते हैं इसमें, क्योंकि इनोवेटिव ब्लेंड था, मतलब एकदम नयापन और चीजों का मिक्स, ब्लेंड मतलब मिक्स होना। किस किस चीजों, किस टाइप का, क्राइम का, मिस्ट्री का और सुपर नेचुरल। पोजिशनिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट होम एडवेंचर, ये इस पोजीशन पे था कि होम्स के जो एडवेंचर थे ना उस समय क्या ही कहें। रीडर चिपक के रहते थे, एकदम कॉम्प्लेक्स नरेटिव था और रिच डेवलपमेंट कैरेक्टर, कैरेक्टर बहुत अमीर नहीं थे, मतलब रिच डेवलपमेंट बहुत अच्छे से बनाए गए थे। लीडिंग टू सिग्निफिकेंट सेल, और इस वजह से ये क्या हुई कि सेल बहुत बड़ी, ये किताब भयंकर बिकी। सोचने वाली बात है कि हमारा राइटर अच्छी बुद्धि को रहो, सोचने समझने वाला। इंडिया की ऐसा लगता है, सोच के देख के लगता है कि इंडिया के लोग क्या कर रहे थे इस समय, ये लोग कहानी सोच रहे थे। ठीक है, हम लोग इनके गुलाम थे उस समय। इन्हीं कुछ वजहों की वजह से ना गुस्सा आती है हमें उस समाज पे जो इनकी गुलामी करता था। शमशेरा मूवी में देख लेना कि संजय दत्त किस रोल में था, ये लोगों ने सब बिल्कुल सत्यानाश कर दिया था। ये चाटू थे ना ये, इसलिए तब से ही गवर्नमेंट जॉब में है, सरकार की सेवा में बड़े बड़े पदों पे रहते थे ये, है ना। ये गोरे लोगों ने की कृपा हम पे है, हम ही बॉस है। खतरनाक सीन बताए उसमें, गटर साफ करते हुए बताए गए हैं, सड़ी हुई नालियां बताई गई हैं, ऐसे ऐसे काम करवाते थे इनसे, हमेशा सारे नीच काम उन्हीं से करवाए जाते थे। हाँ, ये कहानी है। अरे ऐसी मूवीज पे नाटक हो जाते हैं भाई, ये जो समाज है ना ये बुरा मान जाता है, तो वो मूवी सामने नहीं आती। हम तो खकूरते रहते हैं, हमें दो तीन जोड़ना चाहिए, सस्पेंस, थ्रिल, वॉर, हिस्ट्री। हिस्ट्री और वॉर दिख गया, हिस्ट्री मिल गया, कैप्चर, डॉक्यूमेंट्री कैप्चर, एक पूरी ओटोमन एम्पायर पे है, कैप्चर करके रखे हैं। इवन में जानना ही तो सब कुछ है भाई, जो जान गया वो एग्जाम्पल देगा दुनिया भर के, तो पास नॉलेज होगा। हिस्ट्री का काम सिर्फ हिस्ट्री को पढ़ना नहीं है, हमें सिखाना है कि हम जो गलती हमारे पूर्वजों ने करी तुमने करना है। कोई के चाटू न बनो, कोई के गुलाम बनो। हमें आज अपने आप पे एक बात पे गुस्सा आती है, बात तुम्हें बता दें, हमारे लिए कुछ लोगों ने लीड किया है जो मालूम कितने का सारे हराम खोर, सब उल्टा बोल बोल के, कोई किस काज है थोड़ो सो वो तो कर, उनकी चाटो, उनके पीछे पीछे लगे रहो, जो सीखो कर वो, यही से तरक्की होत है। हमें ऐसा गंदा लीड किया गया, आज भी उन लोगों से नफरत सी होती है। तुम्हारी मानसिकता की वजह से देखो हम कहाँ जा रहे थे, पता नहीं कौन सी ताकत ने हमें बचा लिया, हम काम पे होते ही नहीं है ऐसा कोई को भाई, हम हमें नहीं पोसाए कोई ये नमस्ते के वो गुरुओं के अलावा,
हमारे टीचरों के अलावा। हमारे टीचरों के अलावा हम घंटा किसी के सामने नहीं झुकते। नौकरों पर का अपन अपन है, अपने आप में बॉस है, ऐसा थोड़ी। टीचरों के सामने कितना भी बुरे से बुरा भी रहा हो, कि कदमों में लेट जाते हैं कि भैया तेरा रोल है, तो तेरा रोल रहा है हमारी लाइफ में ये। देन इन्फ्लुएंस ऑन क्राइम फिक्शन, द नोवेल सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ क्राइम फिक्शन, सेटिंग द स्टैंडर्ड द फ्यूचर डिटेक्टिव नैरेटिव्स। भविष्य में आने वाले होम्स के नैरेटिव के लिए इसने एक काम किया। किसने? इस वर्क, ये वर्क्स ने, इस वर्क्स ने, मतलब इस वर्क के बाद ही होम्स के बहुत सारे वर्क्स आए होंगे। फिर हाँ, एनालिटिकल मेथड है, इंटरेक्टिव इंट्रीगेट प्लॉट, इंस्पायर जनरेशन, आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करता है ये। आर्केटिपिकल मेथड मतलब एकदम जटिल और अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है ये। आर्केटिपिकल एक सहज ज्ञान मतलब होता है पॉजिटिव। हाँ, आर्केटिप। टेप द जनरल टुडे, जनरल टुडे आज जेंडा बना है। इट्स पाव द वे ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्रिल, साइकोलॉजिकल थ्रिल और सुपर नेचुरल डिटेक्टिव टेल्स, कहानियां। ये सीधी बात, ये सब जो चीजें हैं ना, इस वर्क की वजह से आगे बढ़ी। ये शुरुआती वर्क रहा है हमारे डायल जी का, है ना। फिर मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिक, तो आज के जो समकालीन क्रिटिक क्या कहते हैं, सोसाइटल इश्यूज पे, सच एज डायनेमिक जेंडर जोनर, मतलब एक्सप्लोर करते हैं इन थीम्स को, सोसाइटल इशू और डायनेमिक एट द जेंडर रोल, इन चीजों को क्या करते हैं, ये एक्सप्लोर करते हैं। स्कोलर एनालिसिस, portray the masculine and the consequences of the isolation within the Victorian society, ताकतवर को ताकतवर मानना, कमजोर को कमजोर मानना, आइसोलेटेड को आइसोलेटेड होना विक्टोरियन सोसाइटी की पहचान थी, उसमें ये चीजें विदिन थी, उसमें थी। एडिशनली डिस्कस ऑन द ब्लेंडिंग ऑफ द रेशनल सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये चीजें उसमें शामिल थी, मतलब हाइपर चीजें, सुपरस्टिशन, इंफॉर्मेशन, भूतियापन का पता कौन मार के जा रहा हो। रिफ्लेक्टिंग ऑन गोइंग, जो रिफ्लेक्ट करती हैं आगे जाते हुए डिबेट्स, आगे आने वाली डिबेट्स को। लिटरेचर अबाउट द नेचर ऑफ बिलीफ एंड द अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये जो साहित्य है विश्वास बढ़ाता है, विश्वास को और समझ को। क्रिटिकल थिंकिंग इंसान को डेवलप करती है। कंक्लूजन, तो फाइनली हमारा ये जो वर्क है ये हमसे कहता है, ये एक बेंचमार्क है डिटेक्टिव लिटरेचर का। ठीक, बेंचमार्क मतलब जैसे कि टेबल है, टेबल पे हमें तब हमारी नेम प्लेट रखते हैं, टेबल पहचान हो जब बेंचमार्क हो जाएगा जो कौन को, हमारी टेबल। ठीक है, तो अब इसमें जो इंटरविनिंग इसमें बुनी हुई है कौन सी थीम, डर, सामाजिक परिवर्तन और मानव मनोविज्ञान। हमारे डायल जी अडॉप्ट करते हैं बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस को यूज करके, इस कहानी की गहराई में ले जाते हैं, और इस वजह से इसकी अपीलिंग क्या है, कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न ऑडियंस के लिए आज भी इसकी अपील है। और कभी ना खत्म होने वाली पॉपुलैरिटी, ठीक है। और द नोवेल इज टेस्ट, और ये जो नोवेल है एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, कॉम्प्लेक्स नरेटिव, एक जटिल नरेटिव का, द टाइमलेस नेचर ऑफ इट्स थीम, और इसकी जो थीम है कभी भी जीवन पर्यंत कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा ये थीम इंसान के जीवन में रहेगी। सही है, आज हम और आप पढ़ रहे हैं क्योंकि ये थीम है, तो ये थीम्स कभी खत्म नहीं। इसी के साथ हमारा डेंजरस सा चैप्टर बड़ा सा